वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी के पास? गुड मॉर्निंग दिव्या, टिंका गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हिमांशु। चलिए बेटा, तो लास्ट क्लास में हमने डिपार्टमेंट का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। क्या डिपार्टमेंट के चैप्टर तक किसी को कोई दिक्कत है? प्रेरणा नो सर, हिमांशु नो सर, क्लियर है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। डिपार्टमेंट के बाद हमारे पास जो चैप्टर आता है वो चैप्टर आता है रॉयल्टी अकाउंट्स। बेटा रॉयल्टी अकाउंट्स के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं? रॉयल्टी अकाउंट्स, रॉयल्टी वर्ड के बारे में। अच्छा चलो ये बता दीजिए, क्या किसी को पता है कि रॉयल्टी क्या होता है? व्हाट इज रॉयल्टी? व्हाट इज रॉयल्टी? रॉयल्टी क्या होता है? कोई भी बता सकता है रॉयल्टी के बारे में? आराम से बोल के बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट फॉर यूजिंग समवन्स असेट और एनी राइट। बेटा अगर किसी की असेट को यूज करते हैं तो उसके बदले में जो पैसा देते हैं वो तो रेंट होता है। अगर किसी की असेट को यूज करने के बदले में कोई पैसा देते हैं तो वो तो रेंट होता है। जैसे किसी की कोई गाड़ी में किराए पे लेता हूं या यूज करता हूं तो उसको जो पैसा देता हूं वो रेंट है। किसी की बिल्डिंग यूज करता हूं तो वो रेंट है। हाँ जी, और कोई? तो ऐसे ही मैं कहता हूं रॉयल्टी क्या है? रॉयल्टी है किसी का कोई राइट है, हम उस राइट को काम में लेते हैं। जैसे कि म्यूजिशियन का बनाया म्यूजिक यूज करने के लिए उसे रॉयल्टी देने, तो बिल्कुल वेरी परफेक्ट। बेटा किसी का कोई राइट है और उस राइट को काम में लेने के लिए हम अगर कोई पैसा पे करते हैं, दैट इज किसी के नाम का यूज करने का राइट, उसके लिए रॉयल्टी पे करते हैं। बिल्कुल शशांक, ठीक है। चलिए, तो बेटा इसका मतलब क्या है? किसी का कोई राइट है और उस राइट को यूज कर रहे हैं। जैसे किसी का नाम यूज करना, जैसे आज मैं कहता हूं साहब कि रिलायंस वर्ड है, मैं रिलायंस वर्ड को अपने प्रोडक्ट पे यूज करना चाहता हूं तो मुझे रिलायंस से परमिशन लेनी पड़ेगी। और रिलायंस से जब परमिशन लूंगा तो रिलायंस उसके बदले में कुछ पैसा चार्ज करेगा। वो पैसा क्या कहलाता है? वो पैसा कहलाता है रॉयल्टी। रिलायंस ऐसा क्यों कर सकता है? क्योंकि उसने उस नाम को रजिस्टर्ड करा रखा है, उसे कहते हैं ट्रेडमार्क। उसने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करा रखा है। अब कोई दूसरा उस नाम को यूज नहीं कर सकता, और अगर करना चाहता है तो उसे उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। क्लियर? इसी तरह जैसे अभी राघव ने कहा कि एक म्यूजिशियन ने एक म्यूजिक बनाया होता है। अब जो म्यूजिक बनाया होता है बेटा, उसने उस म्यूजिक का कॉपीराइट कराया होता है। कॉपीराइट, कॉपीराइट करवा लिया होता है कि साहब ये मेरा क्रिएशन है, अब कोई दूसरा उसे अपने नाम से यूज नहीं कर सकता। और अगर कोई दूसरा उसे यूज करना चाहता है तो पहले उस म्यूजिशियन की परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर उसको यूज कर पाएगा।
तो हमने क्या कहा, ड्यू टू कॉपीराइट, उसके पास एक राइट है कि साहब कोई दूसरा, जैसे एक बुक राइटर है, अगर वो कोई बुक लिखता है और उस पर कॉपीराइट ले लेता है तो उसके पास एक राइट आ गया कि साहब उसे केवल वही सेल कर सकता है, लेकिन अगर कोई और सेल करना चाहे तो उसे उसको पैसे देने पड़ेंगे। वो पैसा क्या कहलाता है, रॉयल्टी। इसी तरह एक साइंटिस्ट है, कोई पर्सन है जिसने कोई नया इन्वेंशन किया है, अब साहब उस इन्वेंशन को कोई प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल करना चाहता है तो भैया नहीं कर सकता, क्योंकि उसने इन्वेंट किया है और उसने अपने उस इन्वेंशन पे क्या लिया होगा, उस इन्वेंशन का पेटेंट कराया होगा। ठीक है साहब, अब कोई दूसरा काम में नहीं ले सकता, और अगर लेना चाहता है तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो देखो, अब मैंने कहा चाहे किसी का पेटेंट हो, किसी का कॉपीराइट हो, किसी का ट्रेडमार्क हो, अगर हमें उसको काम में लेना है तो काम में लेने के लिए हमें उस पर्सन की परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि उस कॉपीराइट से, उस पेटेंट से, उस ट्रेडमार्क की वजह से उस पर्सन के पास एक स्पेसिफिक राइट आ गया कि उसको केवल वही यूज कर सकता है। अगर कोई और यूज करना चाहता है उस राइट को तो उसे उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, और उस राइट को यूज करने के लिए उसे जो पैसा पे किया जाएगा वो पैसा रॉयल्टी कहलाएगा। क्लियर, समझ गए? दूसरी बात, अब देखो तीनों में कॉम्बिनेशन देखो बेटा, चाहे पेटेंट बोलो, चाहे ट्रेडमार्क बोलो, चाहे रॉयल्टी बोलो, ये सारी इंटेंजिबल असेट है, ये सारे के सारे इंटेंजिबल असेट्स हैं। तो यहाँ पे कोई फिजिकल असेट तो है नहीं, मतलब कुछ क्रिएट किया गया है, उस क्रिएशन को यूज करने का राइट है। अब वो राइट कोई और यूज करता है तो उस राइट के बदले में जो पैसा देता है वो पैसा क्या कहलाता है, वो पैसा रॉयल्टी कहलाता है। चलिए साहब, अब रॉयल्टी के एग्रीमेंट में कितने जने होने चाहिए, रॉयल्टी के एग्रीमेंट में कितने जने होने चाहिए? भाई एग्रीमेंट तो बनेगा, दो जने। कौन कौन होता है? एक होता है लेसर और एक होता है लेसी। एक होता है लेसर, एक होता है लेसी। लेसर को लैंडलॉर्ड भी कहते हैं, लेसर को लैंडलॉर्ड भी कहते हैं, क्योंकि वो उस राइट का ऑनर है, वो उस राइट का ऑनर है, तो उसे लैंडलॉर्ड भी कहा जाता है। और लेसी, जिसने वो राइट लीज पे लिया होता है कि मुझे ये राइट काम में लेना है। डन? ठीक है, चलिए सर आगे की बात करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो रॉयल्टी ली जाएगी उस रॉयल्टी को लेने का तरीका क्या होगा? क्या वो रॉयल्टी मंथली बेसिस पे कैलकुलेट की जाएगी, या वो रॉयल्टी ईयरली अमाउंट होगा, या वो रॉयल्टी कैसे होगा? क्या वो यूनिट्स के बेसिस पे होगी, क्या वो मंथली होगी, क्या वो ईयरली होगी, क्वार्टरली होगी? क्या बेसिस होता है रॉयल्टी को कैलकुलेट करने? रॉयल्टी कैलकुलेट कैसे की जाएगी? क्या वो ईयरली की जाएगी, क्या वो मंथली की जाएगी, क्या वो क्वार्टरली की जाएगी, या वो यूनिट्स पे की जाएगी? रॉयल्टी की कैलकुलेशन कैसे की जाती है? आइडिया, मैं ये कोई नहीं कह रहा कि भैया आप जो आंसर दे वो सही होना चाहिए,
जब तक यूज में लिया हो या फिर यूनिट्स, इट्स डिपेंड ऑन द म्यूचुअल एग्रीमेंट। ओके, नहीं बेटा, रॉयल्टी इज ऑलवेज बेस्ड ऑन, रॉयल्टी इज ऑलवेज बेस्ड ऑन क्वांटम। क्वांटम मीन्स रॉयल्टी हमेशा किस पे बेस होगी, रॉयल्टी हमेशा क्वांटिटी पे बेस होगी। ठीक है, अब वो क्वांटिटी दो तरह की हो सकती है बेटा, ये क्वांटिटी दो तरह की हो सकती है। कौन कौन से तरह की हो सकती है? एक तो क्वांटिटी सोल्ड और एक क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। क्वांटिटी सोल्ड और क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। क्लियर? रॉयल्टी हमेशा कैलकुलेट की जाएगी क्वांटिटी पे। अब वो क्वांटिटी सोल्ड भी हो सकती है और वो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड भी हो सकती है, दोनों में से कोई सी भी हो सकती है एज पर एग्रीमेंट। अब वो सोल्ड होगी, वो प्रोड्यूस्ड होगी, ये डिसाइड किया जाएगा एग्रीमेंट से। उन दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है? क्या वो रॉयल्टी सेल क्वांटिटी सेल के बेसिस पे निकालेंगे, क्या वो रॉयल्टी क्वांटिटी प्रोड्यूस के बेसिस पे निकालेंगे, ये उनका क्राइटेरिया है उनके एग्रीमेंट में। लेकिन रॉयल्टी हमेशा क्वांटिटी के बेस पे कैलकुलेट की जाएगी। क्लियर? प्रोडक्शन और सोल्ड का मतलब समझे। जैसे मान लीजिए बेटा, मैंने एक बुक लिखी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर सीएमए इंटर। अब कोई पब्लिकेशन है जो इसे पब्लिश करना चाहता है, मैंने कहा ठीक है। अब उन्होंने, मैंने कहा साहब आप रॉयल्टी कैसे पेमेंट करेंगे, तो रॉयल्टी के दो तरीके हो गए। या तो वो जितनी बुक प्रिंट करता है एक साल में, वो जितनी बुक प्रिंट करेगा या एक महीने में, जो भी पीरियड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी पीरियड के लिए कैलकुलेट करें, वो पीरियड एक महीने का है, एक साल का है, 6 महीने का है, व्हाटएवर। आपने कहा कि साहब आप जितनी बुक प्रिंट कर लोगे मुझे तो उसके हिसाब से रॉयल्टी देनी है, बिके ना बिके मेरा कंसर्न नहीं। दूसरा, प्रिंट से कोई लेना देना नहीं है, जितनी बुक बिक जाएगी उन बुक पे रॉयल्टी दी जाएगी। तो दोनों तरीके हो सकते हैं। ये हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि यूनिट सोल्ड है या यूनिट प्रोड्यूस है, लेकिन कैलकुलेशन हमेशा यूनिट्स के बेसिस पे होगी। डन? डन। चलिए सर, इसके बाद मैं आगे, अभी अपन थोड़ी इनफॉर्मल बातें कर रहे हैं, फिर सारी चीजों को एक साथ समअप करेंगे। ठीक है, अभी हम कुछ टॉपिक्स जो बातें आने वाली है उनको कंफर्म कर रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर इसके हिसाब से होनी है रॉयल्टी, तो मैंने कहा साहब मैंने एक बुक लिखी, पूरे साल मैंने कुछ नहीं किया, एक पूरा साल उस बुक को लिखने में लगा दिया। राइटर्स होते हैं बेटा, वो 5-5, 7-7, 10-10 साल में एक बुक लिखते हैं, कुछ काम नहीं है उनका, पूरे साल मेहनत करते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, घूमते रहेंगे, फिर जाके वो एक बुक लिख पाते हैं। एक बुक लिखी, कोई बिजनेस नहीं किया, वो बुक लिखने के बाद एक पब्लिशिंग हाउस उस बुक को पब्लिश करना चाहता है। ठीक है, वो उस बुक को पब्लिश कर रहे हैं, एक बुक वो सोच रहा है 200 रुपीज में सेल करने की, और उस बुक पे वो रॉयल्टी कितनी देगा, रॉयल्टी देगा ₹50 पर बुक सोल्ड। ठीक है साहब, अब एक बुक पे 50 रुपए की रॉयल्टी देगा और उसने पूरे साल में 100 बुक बेची बेटा, तो पूरे साल में मुझे कितनी रॉयल्टी मिलेगी? अरे 100 मल्टीप्लाइड बाय 50 कितना होता है? 5000।
एक बात बताओ बेटा, क्या 5000 में मेरा काम चल जाएगा क्या पूरे साल का? मैंने एक पूरे साल मेहनत करके बुक बेची, तो मतलब काम बुक लिखी, उसका पेटेंट कॉपीराइट कराया। अच्छा, और जो पब्लिशर है, जो बुक पब्लिश करना चाहता है, उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने मेरे जैसे पता नहीं कितनी सारी बुक होगी, अलग अलग सब्जेक्ट की होगी, अलग अलग कोर्सेज की होगी, ऐसा करते करते उसके पास तो मान लो 100 राइटर है, उसने तो 100 अलग अलग तरह की बुक है, एक बुक से मान लो वो भी 50 रुपए कमाता है, तो उसने तो साल में 5 लाख रुपए कमा लिए, तो उसका काम तो चल गया। क्या मेरा काम चलेगा? नहीं। क्या वो मेरी बुक बेचने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करेगा कि केवल वो मेरी बुक पे बहुत मेहनत करे? नहीं करेगा। तो फिर इससे राइटर को, मान लो इससे तो मुझे नुकसान हो रहा है, मैं कहूंगा भाई साहब आप मेरी बुक बेचने के लिए मेहनत ही नहीं करेंगे, आप तो कहेंगे जितनी बुक्स बिक जाए उतनी ही बेटर है। ठीक है, जितनी बिक जाएगी उतनी ठीक है। तो मैं क्या इसमें कुछ मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं क्या? मिनिमम, तो एग्रीमेंट करते वक्त एक मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगा दिया जाता है। क्या कॉन्सेप्ट लगाया जाता है? मैंने कहा भैया पूरे साल में आपको 10,000 बुक तो बेचनी पड़ेगी, 50 रुपए के हिसाब से रॉयल्टी बनेगी। सॉरी, चलो थोड़ी कम कर देते हैं, 1000 बुक तो बेचनी पड़ेगी 50 रुपए के हिसाब से, जिससे रॉयल्टी हो जाएगी 50,000 रुपीज। ये लीजिए सर। अब मैंने कहा भैया अगर आप 1000 से कम बेचोगे तो भी मैं 50,000 लूंगा, अगर आपने 1000 बेच दी तो भी मैं 50,000 लूंगा, और अगर 1000 से ज्यादा बेची तो अपनी बात चली रही है, जितनी बेचोगे उसका 50 रुपीज के हिसाब से। अगर ऐसा कोई अमाउंट आ जाए तो क्या फिर पब्लिशर 1000 तो कम से कम बेचने की कोशिश करेगा? मतलब राइटर का जो डर था, क्या वो डर खत्म हो गया क्या कि पब्लिशर मेहनत नहीं करेगा? बिल्कुल। अब पब्लिशर कहता है, अब मैं भी सोच रहा हूं मुझे 50,000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ज्यादा मिल जाए अलग बात है, तो एक नॉर्मल एक्सपेंस तो निकल जाएगा। ठीक है सर। लेकिन पब्लिशर, अब पब्लिशर को एक प्रॉब्लम हो गई, पब्लिशर कहता है कि 1000 सेल करूं तो 50,000 देनी है, 1000 से ज्यादा सेल करूं तो उसके हिसाब से देनी है, लेकिन अगर 1000 से कम सेल करता हूं, लेकिन अगर 1000 से कम सेल करता हूं तो भी मुझे 50,000 देने हैं। मतलब कम सेल करूं तो 50,000, 1000 सेल करूं तो 50,000, और ज्यादा सेल करूं तो ज्यादा देना है। मतलब ये तो मेरे साथ अन्याय हो रहा है, कम सेल करूं तो कम दोगे, पूरी सेल करूं तो पूरा, और ज्यादा सेल करूं तो ज्यादा। फिर तो 50,000 फिक्स कर लो, कम सेल करो तो भी 50,000, ज्यादा सेल करो तो भी 50,000। क्या पब्लिशर की बात सही है या नहीं है? सही है। तो फिर इसका एक और सॉल्यूशन लाया गया कि साहब राइटर ये नहीं चाहता कि एक अमाउंट फिक्स कर दी जाए, फिर तो उसकी जॉब होगी। तो उसने कहा चलो एक काम करते हैं, मान लीजिए ये कौन सा साल है, ये ईयर नंबर 1 है, और पहले साल में पब्लिशर ने कितनी बुक सेल की? पब्लिशर ने 700 बुक सेल की। एक बुक पे रॉयल्टी कितनी होती है? 50 रुपीज। इसका मतलब जो रॉयल्टी बनी, रॉयल्टी का एक्चुअल अमाउंट बना, वो कितना बना? एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट कितना हुआ?
एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट हुआ साहब 35,000 और मिनिमम रॉयल्टी का अमाउंट कितना था? मिनिमम अमाउंट था 50,000। मतलब कितने रुपए कम रह गए? कितने रुपए कम रह गए? 15,000। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो पब्लिशर है उसने 15,000 रुपीज का काम कम किया है? अगर वो 1,000 सेल कर देता तो कोई अमाउंट कम नहीं रहता। उसने सेल केवल 700 की है, मतलब उसने 15,000 का काम कम किया है। तो उसे कितना पैसा पे करना पड़ेगा? 35 पे करना पड़ेगा या 50 पे करना पड़ेगा? 50,000। तो क्या इस 15,000 को मैं शॉर्ट वर्किंग का नाम दे सकता हूं? क्या इस 15,000 को मैं शॉर्ट वर्किंग का नाम दे सकता हूं? क्लियर, समझ गए? देखो आउटपुट कितना आया? आउटपुट आया करंट ईयर का 700। रॉयल्टी पर यूनिट कितना था? 50। तो एक्चुअल रॉयल्टी कितना बना? एक्चुअल रॉयल्टी बना 35,000। मिनिमम रेंट कितना था? 50,000। तो पे कितना करना पड़ेगा? 50,000। और अगर 35 की जगह 50,000 पे करना पड़ा तो उस 50,000 का रीजन क्या था? उस 15,000 का रीजन था 15,000 की शॉर्ट वर्किंग। भाई 35 की जगह जो 50,000 पे करना पड़ा तो उसका रीजन है 15,000 की शॉर्ट वर्किंग। समझ गए साहब? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं है। अब आ गए बेटा ईयर नंबर 2 में। ईयर नंबर 2 में 1500 यूनिट सेल किए। 1500 यूनिट में 50 रुपए के हिसाब से एक्चुअल रॉयल्टी कितनी बनती है? 75,000। जो ये मिनिमम अमाउंट था, मिनिमम अमाउंट कितना था? 50,000। तो आपको 75 देना पड़ेगा या 50 देना पड़ेगा? 75। लेकिन क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि साहब एक फायदा दिया हमने पब्लिशर को। क्या कहा? कि देखो 50 तो मिनिमम लेने ही लेने हैं भैया। उसके जो राइटर है उसका घर का खर्चा ही नहीं चलता 50 के बिना, तो वो 50,000 से कम तो उसे लेने, 50,000 तो लेने ही लेने। लेकिन अगर कभी आपके पास कोई शॉर्ट वर्किंग आई हो, मतलब एक्चुअल रॉयल्टी कम बनी हो और आपने ज्यादा पे किया हो, तो उस वाले अमाउंट को हमने नाम दिया था शॉर्ट वर्किंग। तो अगर कभी आपके पास शॉर्ट वर्किंग आई हो तो आपको हम एक राइट देते हैं, आप उस शॉर्ट वर्किंग को फ्यूचर में एडजस्ट कर सकते हैं। किससे एडजस्ट कर सकते हैं? अगर फ्यूचर में कभी क्या आ जाए, एक्सेस वर्किंग आ जाए। क्या यहां पे एक्सेस वर्किंग है? काम करना चाहिए था 50,000 का, काम हुआ कितना है? 75 का। एक्सेस वर्किंग कितनी है? 25,000। तो इस 15,000 की शॉर्ट वर्किंग को इस एक्सेस वर्किंग से एडजस्ट कर लो,
मतलब 75,000 पेबल कितना होगा, पेबल अमाउंट होगा, मैं ये कहता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं पेबल अमाउंट, पेबल अमाउंट हो जाएगा साहब 60,000। कैसे आया 60,000, जो ये अमाउंट है 75, इसमें से 15,000 एडजस्ट कर दिए, तो हमने कहा हमने एडजस्ट कर दिया 15,000। क्लियर? ठीक है, समझ गए? अब मान लो मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर लूं, मान लो सारी चीजें दोबारा समझेंगे, मान लो ये केवल 1200 होता, 1200 होता तो एक्चुअल रॉयल्टी कितनी बनती, एक्चुअल रॉयल्टी बनती 60,000, मिनिमम कितना था 15,000, तो एक्सेस वर्किंग कितना आया होता, एक्सेस वर्किंग आया होता 60,000, सॉरी 10,000। तो आप एडजस्ट कितना कर पाते, आप पूरा 15 एडजस्ट कर देते या केवल 10,000 ही एडजस्ट हो पाता, एडजस्टमेंट हो पाता 10,000 का, और आपको पेमेंट कितने का करना पड़ता, आपको पेमेंट करना पड़ता 50,000। डन? समझ गए मेरी बात? चलिए, अब बेटा इस एडजस्टमेंट को, जो मैंने एडजस्टमेंट वर्ड लिखा, इसको एक नाम दिया जाता है, क्या नाम देते हैं, रिकूप, रिकूप। मैं दोबारा से लिखता हूं ऊपर, इस एडजस्टमेंट को नाम देते हैं रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, इसे नाम दिया जाता है रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। ठीक है साहब, रिकूपमेंट का मतलब है एडजस्ट कर देना, सेट ऑफ कर देना। ठीक है, तो यहां पे रॉयल्टी में इसे नाम दिया गया रिकूपमेंट। क्लियर? किससे रिकूप की जा सकती है, पीछे के सालों में आई हुई शॉर्ट वर्किंग फ्यूचर ईयर्स में आने वाली एक्सेस वर्किंग के साथ एडजस्ट की जा सकती है। समझ गए मेरी बात? यस और नो? जल्दी जल्दी फास्ट। ठीक, चलिए, अब एक बात कही मैंने, ये जो मिनिमम अमाउंट होता है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है मिनिमम रेंट। मिनिमम अमाउंट जो है उसका नाम दिया जाता है यहां पे मिनिमम रेंट। क्लियर? मिनिमम अमाउंट का नाम दिया जाता है मिनिमम रेंट। यूनिट जो भी हो, जिसके हिसाब से आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर सेल के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो सेल की यूनिट, अगर परचेज के, सॉरी प्रोडक्शन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो प्रोडक्शन की यूनिट, इसको नाम दिया जाएगा आउटपुट। ठीक है, ये 50 रुपीज क्या है, ये 50 रुपीज है रॉयल्टी पर यूनिट। आउटपुट को जब रॉयल्टी पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्चुअल रॉयल्टी आ जाएगी। इस एक्चुअल रॉयल्टी को कंपेयर करेंगे मिनिमम रेट से, एक्चुअल रॉयल्टी को कंपेयर करेंगे मिनिमम रेट से, तो या तो शॉर्ट वर्किंग आएगा या फिर एक्सेस वर्किंग आएगा। क्लियर? भाई दो ही चीजें हो सकती है, या तो कुछ ना आए, अगर एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेट बराबर है तो ना शॉर्ट वर्किंग आएगा ना एक्सेस वर्किंग आएगा। अगर एक्चुअल रॉयल्टी कम है तो शॉर्ट वर्किंग आ जाएगा, और अगर एक्चुअल रॉयल्टी ज्यादा है तो एक्सेस वर्किंग आ जाएगा। डन? ठीक है,
अब मान लो शॉर्ट वर्किंग आता है, मान लीजिए शॉर्ट वर्किंग अराइज होता है, तो आप क्या क्या करेंगे? सबसे पहले तो शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट निकालेंगे। डन। क्या वो शॉर्ट वर्किंग कभी भी करंट ईयर में रिकूप हो सकती है क्या? जिस साल शॉर्ट वर्किंग आई है, एराइज हुई है, क्या उसी साल रिकूप हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। उसे रिकूप करने के लिए आगे के सालों में एक्सेस वर्किंग आनी चाहिए। इसका मतलब शॉर्ट वर्किंग जितनी अकर्ड हुई है, उसके बैलेंस को हमें आगे के सालों में क्या ले जाना होगा? कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा कि पीछे के सालों में हम इतना पैसा एक्स्ट्रा देके आए हैं, तो उसे आगे के साल में एडजस्ट करना पड़ेगा। क्लियर? तो शॉर्ट वर्किंग से रिलेटेड तीन चीजें होगी। एक तो शॉर्ट वर्किंग कितने की आई, एक कैरी फॉरवर्ड किया, और एक उसको आगे के सालों में रिकूप करेंगे। तीन बातें हो गई जो शॉर्ट वर्किंग से रिलेटेड है। एक और हो सकती है। एक बात बताओ बेटा, एक बुक राइटर है, एक बुक राइटर है, बात हुई थी 1000 बुक बेचने की, पहले साल बिकी 700 बुक, मतलब 15,000 रुपीज का क्या आ गया? शॉर्ट वर्किंग आ गया। डन। अगले 19 ईयर्स तक, 19 सालों तक, अगले 19 ईयर्स तक हर साल 1000 1000 1000 1000 1000 1000 बुक बिकती चलेगी। ठीक है, हर साल 1000। 20 साल हो गए टोटल। अब 21st ईयर में जाके 1500 बुक बिक गई, तो क्या वो अपने पहले साल वाले 15,000 को 21st ईयर में जाके एडजस्ट कर सकता है क्या? कहेगा देखो 20 साल पहले मैंने आपको 15,000 एक्स्ट्रा दिए थे, क्या वो एडजस्ट कर सकता है? क्या ऐसे एडजस्टमेंट का राइट मिलना चाहिए? क्या ऐसे एडजस्टमेंट का राइट मिलना चाहिए कि आप आज के 20 साल बाद जाके कहो देखो 20 साल पहले मैंने आपको इतना एक्स्ट्रा पैसा दिया था, उसको एडजस्ट करिए? नहीं बेटा। तो ये जो रिकूपमेंट होता है ना, इस रिकूपमेंट के लिए एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिया जाता है। जब भी ये रिकूपमेंट का ऑप्शन दिया जाता है, तो इसका एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिया जाता है। क्या टाइम पीरियड फिक्स किया जाता है? दो तरीके से फिक्स किया जा सकता है। वो दो तरीके कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। रिकूपमेंट का टाइम पीरियड दो तरीके से फिक्स किया जा सकता है। एक तो फिक्स्ड राइट, और एक फ्लक्चुएटिंग राइट। अब फिक्स्ड राइट की बात करते हैं। जैसे नई नई बुक अगर पब्लिश की है, तो ऐसा लगता है शुरू शुरू के सालों में थोड़ी कम बिकेगी, लेकिन धीरे धीरे पॉपुलर होने के बाद वो बिकने लग जाएगी। तो मैंने उसको क्या कहा, पब्लिशर को, कि साहब इस बुक को आप अगले 4 साल तक, मतलब सॉरी, फर्स्ट 4 इयर्स तक जो भी शॉर्ट वर्किंग आए उसे रिकूप कर सकते हो। फर्स्ट 4 इयर्स। मैंने वर्ड क्या लिखा? मैंने वर्ड लिखा, ध्यान से सुनना, फर्स्ट 4 इयर्स। फर्स्ट 4 ईयर का मतलब क्या है? फर्स्ट 4 ईयर का मतलब है अगर शॉर्ट वर्किंग पहले साल में आई है,
तो आप उसे दूसरे साल में, तीसरे साल में और चौथे साल में एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए शॉर्ट वर्किंग दूसरे साल में आई है, तो आप उसे तीसरे और चौथे साल में एडजस्ट कर सकते हैं। अगर शॉर्ट वर्किंग तीसरे साल में आई है, तो आप उसे चौथे साल में एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर शॉर्ट वर्किंग फोर्थ ईयर में आई है, तो फिर वो कभी एडजस्ट नहीं हो पाएगी। अब एडजस्ट नहीं हो पाएगी मतलब क्या वो अमाउंट मेरा पे किया हुआ लैप्स हो गया, क्या मैं उसका आगे फायदा ले सकता हूं क्या? नहीं, तो यहां पे जाके ये अमाउंट क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है। इसका मतलब शॉर्ट वर्किंग से रिलेटेड आपने चार बातें सीखी है। क्या क्या सीखा है? सबसे पहले शॉर्ट वर्किंग अफगार्ड होना, फिर या तो वो रिकूप हो जाएगी, या वो लैप्स हो जाएगी, या उसे अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर लिया जाएगा। तो शॉर्ट वर्किंग से रिलेटेड कितनी बातें हैं? चार ट्रीटमेंट हो सकते हैं, चारों में से कोई ना कोई ट्रीटमेंट होंगे। क्लियर? ये तो था फिक्स्ड राइट। इसी तरह से एक फ्लक्चुएटिंग राइट भी हो सकता है। अब फ्लक्चुएटिंग राइट में पता है क्या लिखा हुआ होता है? फ्लक्चुएटिंग राइट में लिखा हुआ होता है वो टाइम। ये ईयर 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, भैया एग्रीमेंट में लिखा हुआ हो। मैंने लिखा फ्लक्चुएटिंग राइट, इसके लिए वर्ड लिखा हुआ होगा नेक्स्ट 3 इयर्स। मान लो वर्ड लिखा हुआ है नेक्स्ट 3 इयर्स। अब आप क्या करोगे? मान लीजिए शॉर्ट वर्किंग आती है पहले साल, तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हो दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। अगर शॉर्ट वर्किंग आती है दूसरे साल में, तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हो तीसरे, चौथे, पांचवे में। अगर आपकी शॉर्ट वर्किंग आती है तीसरे साल में, तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हो 4, 5, 6 में। अगर शॉर्ट वर्किंग आती है फोर्थ ईयर में, तो 5, 6, 7। मतलब ये ईयर्स हमेशा फ्लक्चुएटिंग होते रहेंगे, आगे से आगे चलते रहेंगे। इसे कहते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट की जगह फॉलोइंग वर्ड भी लिया जा सकता है, इसकी जगह सब्सिक्वेंट वर्ड भी लिया जा सकता है। ये तीनों एक ही बात। ठीक है, और जहां पे बोल दिया था फर्स्ट 4 इयर्स, तो फिक्स हो गए पहले 4 साल, बस उससे आगे जाएगा ही नहीं। फोर्थ ईयर में जाके तो वो लैप्स हो जाए। ठीक है, इतनी बात थी, ये हमारा काम। डन? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, कंफ्यूजन नहीं है तो फटाफट अपने नोट्स निकालो। यही बात अपन नोट्स में पढ़ते हैं। जब हम ये बात नोट्स में पढ़ेंगे, ठीक है, चलिए नोट्स निकालिए बेटा अपनी। जितनी बातें हमने अभी सीखी है, केवल हम उन बातों को पढ़ते हैं। हाँ, 1 मिनट बेटा, बता रहा हूं। चैप्टर नंबर 2 पे रॉयल्टी बेटा, पेज नंबर 10। चैप्टर नंबर 2 नोट्स का पेज नंबर 10,
रॉयल्टी अकाउंट्स। मिल गए सभी को? देखिए क्या कह रहे हैं, सबसे पहले बोला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कहा था ऑनर ऑफ एन असेट, फॉर एग्जांपल्स वो कोई माइंस हो सकती है, क्योंकि माइंस का लाइसेंस लेना पड़ता है। जिसके पास वो लाइसेंस होता है वही उसमें से मिनरल्स निकाल सकता है। क्वेरीज, पेटेंट, कॉपीराइट एटसेट्रा। एज ए बिजनेस अरेंजमेंट में अलाउ अदर पार्टी कौन? लेसी, लाइसेंसी या फिर पब्लिशर एटसेट्रा, फॉर द राइट टू यूज दैट असेट against some consideration. Such consideration is calculated with reference to the quantity produced or sold. वो consideration हमेशा किसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा? क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड और सोल्ड के हिसाब से। This payment to the owner by the user of asset is termed as royalty. ये पेमेंट क्या कहलाता है? रॉयल्टी कहलाता है। We can therefore say that royalty is the amount of consideration paid by party to the owner of asset in return for right to use that asset. Right to use that asset. ठीक है, चलिए। The following are some of cases where one party paid to the another in the form of royalty. In the form of royalty. Where the owner of a mine allows another to right to extract mineral from land. ठीक है, where rights such as patent or copyright are licensed in the favor of another. Where an author, artist or designer gives exclusive right to another to copy the work. Clear? इंपॉर्टेंट टर्म्स, पहली टर्म देखिए मिनिमम रेंट। एक कॉन्ट्रैक्ट इज इंटर्ड इनटू बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द लेसी फॉर पेमेंट ऑफ रॉयल्टी, usually calculated upon the quantum of production or sale at a certain stipulated rate. ठीक है साहब, मिनिमम रेंट क्या है? एक स्पेसिफाइड, यूजुअली जो रॉयल्टी हम कैलकुलेट करते हैं वो एक क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से करते हैं। सो देयर इज लिटिल और नो प्रोडक्शन और सेल। मान लो बहुत कम प्रोडक्शन होता है या प्रोडक्शन या सेल नहीं होता है, लैंडलॉर्ड विल रिसीव ए लिटिल और नो रॉयल्टी, बहुत कम रॉयल्टी मिलती है। thus affect the monetary interest of landlord as well as the lessee. It is normally not acceptable to the owner, since sale or production mostly depend on the capacity of the production on of the person to whom the right is given. क्योंकि बेचने का काम या प्रोडक्ट करने का काम किसको है? जिसको मैंने लीज पे दिया है या रॉयल्टी पे दिया है। तो to avoid such a situation, the landlord and the lessee agreed upon a minimum periodical amount that the landlord will receive from the lessee, even if the actual royalty as calculated on the basis of production or sale is less than such minimum amount. This assured and mutually agreed periodical amount is known as minimum rent. इसी का एक एग्जांपल दिया है। सपोज रॉयल्टी पर टन ऑफ प्रोडक्शन 10 रुपए है, मिनिमम रेंट 4 लाख है,
अगर एक्चुअल प्रोडक्शन 35,000 टन होता है तो एक्चुअल रॉयल्टी होगी 3,50,000। तो इन केस आपको पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 4 लाख रुपीज। ऑन द अदर हैंड अगर एक्चुअल प्रोडक्शन 46,000 टन हो गया तो रॉयल्टी बन जाएगी 4,60,000 और पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 4,60,000। Thus, as there is a stipulation for minimum rent, then either the minimum rent or the actual royalty, which is more, shall have to be paid by the lessor. The minimum rent is also called dead rent, certain rent, or fixed rent. Done? मिनिमम रेंट को डेड रेंट भी कह देते हैं, कभी सर्टेन रेंट भी कह देते हैं, फिक्स रेंट भी कह देते हैं, बट नॉर्मली हम मिनिमम रेंट कहते हैं। ओके, यस और नो? शॉर्ट वर्किंग. Short working is the amount by which the minimum rent exceeds the actual royalty. It is the difference between actual rent and minimum rent. Short working क्या है? Short working amount है by which the minimum rent exceeds the actual royalty. It is the difference between actual rent and minimum rent. In the above example, the short working is rupees 50,000. Short working कितने की है? 50,000 रुपए की. 4 lakh minus 3,50,000. Where there is a short working in any period, the lessee is liable to pay minimum rent, and effect short working becomes the part of minimum rent, not represented by the use of right. ठीक है साहब. आगे बोलता है एक्सेस वर्किंग. अभी वाले क्वेश्चन में एक्सेस वर्किंग कितने की थी? 60,000 की. तो एक्सेस वर्किंग भी हमने समझ ली पहले ही. अब आता है लास्ट, ग्राउंड रेंट और सरफेस रेंट. ये होता है बेटा कई बार, जैसे मान लो आपने एक माइंस लीज पे ले ली. अब मान लो माइंस का ये वाला एरिया है, ये एरिया जो है वो माइंस का एरिया, इतनी दूर में माइंस है. तो क्या केवल इतना एरिया लेने से, जो ये वाला एरिया, केवल ये वाला एरिया, ये वाला एरिया लेने से आपका काम चल जाएगा क्या? क्या आपको इसके आसपास का एरिया भी रेंट पे लेना पड़ेगा मिनरल्स निकालने के लिए? तो इस वाले एरिया का जो आप रेंट पे करते हो ना, वो रेंट कहलाता है ग्राउंड रेंट, और वो रॉयल्टी से अलग होता है. ठीक है, वो रॉयल्टी से अलग होता है. क्योंकि रॉयल्टी इस वाले राइट की है ना कि इस वाली जगह. ठीक है, आगे चले. बेटा जवाब देते जाओ साथ साथ. चलिए, फिर आता है रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग. जनरली रॉयल्टी एग्रीमेंट कंटेन्स ए प्रोविजन for carry forward of certain workings, certain short workings, with a view to adjust in the future. In the subsequent years, short working is adjusted against the surplus royalty. Short working को adjust कर दिया जाएगा surplus royalty से. This process of adjustment is called recoupment of short working. तो वो adjustment की process क्या कहलाती है? Recoupment कहलाती है. The right of recoupment of short working enables the lessee to recover the excess payment made in the earlier year to meet the condition of repayment of minimum rent. A time is usually agreed upon the number of years for which such short working can be recouped. This time limit for recoupment of short working may be fixed or fluctuating.
if the short working cannot be recouped within the specified time, they lapse and are charged to profit and loss account in the year when that specified time limit for recoupment ends. A point, fixed right. Fixed right क्या कहता है? When the lessee can recoup short working within a certain period from the date of the lease, it is known as fixed right. For example, the short working can be recouped within 3 years from the date of lease. So after the 3 years, short working cannot be recouped. Second, fluctuating right. In this type of agreement, lessee can recoup the short working of any year during the next following year या subsequent years. Done. यहां तक की बात हमने कर ली. लास्ट होता है स्ट्राइक और लॉकआउट. इसकी बात कल करेंगे और कल अपन ये देखेंगे कि इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है. अभी तक तो हमने केवल रॉयल्टी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखा है कि रॉयल्टी होता क्या है, क्योंकि ये आपके लिए एक नई चीज है. कल से हम इसके क्वेश्चंस करने स्टार्ट करेंगे, इसका फॉर्मेट समझेंगे कि किस तरह से रॉयल्टी की कैलकुलेशन की जाती है. डन. यहां तक किसी को कोई दिक्कत? फिक्स्ड कितना भी हो सकता है राघव. फिक्स 2 साल का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी. टाइम पीरियड हमेशा क्वेश्चन में एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा. ये केवल कॉन्सेप्ट है, टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट नहीं है. ठीक है. हाँ, ग्राउंड रेंट का या सरफेस रेंट का रॉयल्टी की कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. चलिए आज के लिए इतना ही. कल मिलते हैं सेम टाइम.